छात्राओं, रीति काव्य के प्रवर्तक आचार्य कवि केशव दास के संबंध में चर्चा करते हुए पिछले वीडियो में हमने यह जाना कि आचार्य केशव पर कठिन काव्य के प्रेत होने का आरोप लगाया गया है। पांडित्य प्रदर्शन के अतिशय मोह के कारण उनकी कविता में अनेक स्थानों पर दुरूहता या क्लिष्टता का दोष आ गया है। उस समय में एक उक्ति प्रचलित हो गई थी कि कवि को देन न चाहे विदाई, पूछे केशव की कविताई। तो केशव की कविता को बूझना आसान नहीं था, उसे समझना आसान नहीं था। 5-5 अर्थ व्यक्त करने वाले छंद उन्होंने लिखे हैं, ऐसे अद्भुत प्रयोग उन्होंने किए हैं। लेकिन हमने जब चर्चा की, उदाहरण देखे, तो हमने यह भी देखा कि इस पांडित्य प्रदर्शन के कारण जहाँ एक और दुरूहता का दोष आता है, क्लिष्टता का दोष आता है, साथ ही भाव पक्ष भी कविता का दब जाता है। अनेक मार्मिक प्रसंग, राम कथा को जो कवि लिख रहे हैं जिसमें अनेक मार्मिक प्रसंग हैं, लेकिन वहाँ पर हम देखते हैं कि अनेक स्थानों पर कविता का भाव पक्ष दबता है, कला पक्ष मुखर हो उठता है। लेकिन हमने उदाहरणों से जब बात की, अनेक उदाहरण हमने प्रस्तुत किए, तो हमने यह भी देखा कि अनेक प्रसंग केशव दास की रामचंद्रिका में ऐसे भी मिलते हैं जहाँ कवि सारे चमत्कार प्रदर्शन या पांडित्य प्रदर्शन के मोह को त्याग करके पूरी तरह से भावुक मन के साथ कविता करता है। वहाँ पर मानो कवि की भावुकता, उनकी संवेदना बह निकलती है। वहाँ कवि जिस भाव को व्यक्त करता है, जो संवेदनाएं व्यक्त करता है, वह सीधे पाठक के हृदय को स्पर्श करती है। तो हमने उनके क्लिष्टता दोष या कठिन काव्य का प्रेत कहे जाने के संबंध में और हृदयहीनता के संबंध में चर्चा की। केशव की कविता की एक और जो मुख्य विशेषता है, जो प्राचीन काल के कवियों में, या हम कहें कि रीतिकालीन कवियों में, या हमारे जो प्राचीन कविता है उसमें इतना अधिक नहीं मिलता, या ऐसा अद्भुत कौशल जो केशव ने उसमें दिखाया है, वो है उनकी संवाद योजना। अद्भुत संवाद योजना उन्होंने रामचंद्रिका में की है। संवाद उनके उस काव्य में एक रोचकता का समावेश करते हैं। कविता बहुत रोचक हो जाती है उससे। उनके संवादों में भाव प्रवणता है, उनके संवादों में तार्किकता भी है, उनके संवादों में व्यंग्यात्मकता और लाक्षणिकता भी है, उनके संवादों में कथा को आगे प्रवाहित करने, प्रवाह देने, गति देने की अद्भुत सामर्थ्य भी है। अद्भुत व्यंग्यात्मकता है। न जाने कितने अर्थ उनसे ध्वनित होते हैं, प्रस्तुत होते हैं। अद्भुत भाव कौशल है वहाँ पर। उन संवादों से एक रोचकता कविता में समाविष्ट हो जाती है। इतना ही नहीं, संवाद की जो आवश्यक गुण होता है संवाद योजना का, कि संवाद छोटे होने चाहिए, पात्रों के अनुकूल होने चाहिए, भावपूर्ण होने चाहिए, जो कथा में प्रसंग चल रहा है उसके अनुकूल होने चाहिए, कथा को गति और विकास देने वाले होने चाहिए। ये सभी गुण केशव की संवाद योजना में हमें प्राप्त हो जाते हैं। जैसे कोई सुंदर नाटक खेला जा रहा हो, ऐसे सुंदर संवाद वो लिखते हैं अपनी रामचंद्रिका में। अनेक प्रसंग हमें मिलते हैं। जब हनुमान और रावण के जो संवाद हैं अद्भुत है। जब हनुमान और रावण में संवाद होता है और रावण हनुमान से पूछता है, कौन तुम? तो हनुमान उत्तर देते हैं कि मैं राम का दूत हूँ। तो राम के संबंध में जो हनुमान अपनी भावना व्यक्त करते हैं, तो उस पर रावण हनुमान से पूछता है, सागर कैसे तर्यो जस गोपद। बहुत संक्षिप्त संवाद है। सागर कैसे पार कर लिया? जैसे गोपद, गाय के खुर से जो एक
धरती पर, भूमि पर चिन्ह बन जाता है, उसको जैसे पार कर लिया जाता है, लांघ लिया जाता है, वैसे मैंने सागर को पार कर लिया। तो अब रावण का प्रश्न आता है कैसे बंधा है, यानी पूरा लंबा चौड़ा कहने की जरूरत नहीं है। वो ये नहीं कहता जब तुम इतने शक्तिशाली हो, इतने बलशाली हो और तुम्हारा प्रभु इतना महान है तो तुम बंध कैसे गए, इतना नहीं पूछता, कैसे बंधा है। केवल कैसे बंधा है कहने में ही रावण की सारी जिज्ञासा व्यक्त हो जाती है। और व्यंग्य भी है कि यदि तुम इतने महान हो तो बंध कैसे गए। हनुमान उत्तर देते हैं उसका, जो सुंदरी तेरी छुई द्रग सोवत पातक लेख। मैंने तेरे महल में सोती हुई उन सुंदरियों को, जागृत अवस्था में भी नहीं थी, उन्हें द्रग अपने नेत्रों से छू लिया था। उस पाप के लेखे के कारण मुझे बंधना पड़ा है। कितना गहरा व्यंग्य करते हैं, कितना तीखा कटु व्यंग्य करते हैं रावण पर हनुमान इस एक पंक्ति में कि मैं तेरे महल में सोई हुई सुंदरियों के को देख लेने मात्र के कारण मुझे आज बंद कर तेरे सामने आना पड़ा है, इतना शक्तिशाली होते हुए भी। तो संकेत है कि रावण तू अपनी सोच, तू तो उस पराई स्त्री को उठाकर ले आया है। ये है अद्भुत संवाद योजना केशव की। कुछ प्रसंग आपके पाठ्यक्रम में भी आएंगे। तो संवाद योजना के जो आवश्यक गुण होने चाहिए वे सभी आवश्यक गुण हमें केशव की कविता में मिलते हैं। और आप ध्यान रखिएगा, इस प्रकार के प्रश्न भी, संवाद योजना पर भी प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे हम चर्चा करते हैं केशव के रचनाओं के संबंध में, जो उनकी मुख्य रचनाएं हमें प्राप्त होती हैं। केशव की 8 कृतियां प्रामाणिक मानी जाती हैं। रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, नक्षिक, कवि प्रिया, रतन भवानी, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका और छंदमाला। विद्यार्थियों, एक बात और ध्यान रखने की है, मैं आपको संकेत दे देती हूँ इस समय कि आप जो भी कवि पढ़ते हैं, जो भी काव्य पढ़ते हैं, उन रचनाकारों की रचनाओं के नाम भी आप याद रखिए। आप साहित्य पढ़ रहे हैं, साहित्य का उत्तर दे रहे हैं, साहित्यिक प्रश्न आपके आते हैं, उसमें आप जवाब देते हैं, उसमें न याद होंगे तो भी चल जाएगा। फिर भी व्याख्या करते हैं, आपको उस रचना का नाम लिखना होता है, वो आप जानते हैं। लेकिन जब आप प्रतियोगी परीक्षाएं देते हैं, उसके हिसाब से मैं आपसे बात कर रही हूँ, प्रतियोगी परीक्षाएं देते हैं तो उनमें आपकी चाहे साहित्य से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाएं हों आगे नौकरी आदि के लिए, या अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं, उनमें भी साहित्य से संबंधित सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कई बार रचनाओं के नाम, कवि या रचनाकार, उसकी 4 रचनाओं के 4 कृतियों के नाम लिखिए, इस तरह के प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। या प्रस्तुत रचना के लेखक कौन है, इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो आप हिंदी के विद्यार्थी हैं, साहित्य के विद्यार्थी हैं, तो इस बात की जानकारी आपको होनी चाहिए, तो इन्हें ध्यान रखिएगा। तो केशव की कुल 8 प्रामाणिक कृतियाँ मानी गई हैं, जिनका हमने अभी नाम लिया। तो विषय की दृष्टि से यदि हम बात करें तो वीर सिंह देवचरित और जहांगीर जस चंद्रिका और रतन भवानी, ये ऐतिहासिक महत्व की कृतियां हैं। वीर सिंह देवचरित में ओरछा नरेश महाराज वीर सिंह देव का जीवन चरित्र वर्णित है। रतन भवानी ओरछा नरेश मधुकर शाह के पुत्र कुंवर रतन सेन की प्रशंसा में लिखी गई है। और जहांगीर जस चंद्रिका में जहांगीर का यश वर्णन एक विशेष माध्यम और विशेष शैली में किया गया है। अब हम आगे देखें, इसमें एक विशेष शैली है, क्या शैली अपनाई है उसकी भी चर्चा हम कर लेते हैं। उद्यम और भाग्य दोनों में विवाद होता है। प्रश्न यह है कि दोनों में कौन बड़ा है, यानी हमारा परिश्रम बड़ा है या भाग्य बड़ा है। निर्णय लेने के लिए भगवान शंकर के पास जाते हैं, भगवान शंकर उन्हें जहांगीर के पास भेजते हैं। राजधानी देखते हुए दोनों महाराज जहांगीर की सभा में पहुंचते हैं। इसी प्रसंग में सम्राट जहांगीर, उनके सभासदों तथा अधीनस्थ राजाओं का वर्णन किया गया है। ये जहांगीर जस चंद्रिका है। तो ये 3 पुस्तकें तो ऐतिहासिक महत्व की हैं, जिसमें वीर सिंह देव
राजा वीर सिंह देव की वीरता का वर्णन भी उन्होंने किया है और इन राजाओं का यशोगान करते हुए इन्होंने ये रचनाएं की हैं। अगली जो पुस्तक आती है रामचंद्रिका, जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, उसमें भगवान राम के वैभव का वर्णन है। इसमें केशव की भक्ति भावना भी अभिव्यक्त है और वाल्मीकि द्वारा स्वप्नावस्था में दी गई प्रेरणा से केशवदास इसकी रचना में प्रवृत्त हुए, ऐसा माना जाता है। विज्ञान गीता आध्यात्मिक पुस्तक है, उसे केशव ने वेदों, स्मृतियों, पुराणों की परंपरा में रखा है। रसिक प्रिया में रस विवेचन तथा नायिका भेद वर्णन किया गया है और श्रृंगार रस को विशेष महत्व दिया गया है। कवि प्रिया में काव्य रीति, अलंकार, कवि पंथ को महत्व दिया गया है। नक्षिक में राधा जी के नक्षिक का वर्णन किया गया है, यह एक स्वतंत्र रचना है और कवि प्रिया के कुछ संस्करणों में 14वें प्रभाव के अंत में प्रसंगवश इसे समाविष्ट कर लिया गया है, नक्षिक को। छंदमाला का संपादन आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्री वर्धमान जैन ग्रंथालय बीकानेर में प्राप्त हस्तलेख के आधार पर किया। यह केशव ग्रंथावली खंड 2 में संग्रहित है। यह छंद शास्त्र का ग्रंथ है। इसमें 84 छंदों के लक्षण उदाहरण सहित दिए गए हैं। केशव के काव्य में हम फिर चर्चा करते हैं। उनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की कि रचनाएं कौन कौन सी हैं और उनकी मुख्य विषय वस्तु क्या रही है। इसके बाद में हम एक और केशव की विशेषता की चर्चा करेंगे, छंदों के प्रयोग। उन्होंने इतने अधिक छंद प्रियता, छंद प्रयोग उनके काव्य में हमें मिलते हैं कि केशव की रामचंद्रिका को इस कारण से छंदों का अजायब घर तक कह दिया गया। बार बार छंद परिवर्तन हुआ है। एक तरफ हमें तुलसीदास का रामचरितमानस मिलता है जिसमें वे दोहा चौपाई छंद का प्रयोग करते हैं और उसके माध्यम से पूरी कथा कहते हैं और उसे पढ़ने में हमें विशेष आनंद की अनुभूति होती है। लेकिन रामचंद्रिका में एक ही प्रसंग में बार बार छंद परिवर्तन होता है, अलग अलग छंदों के उदाहरण जैसे वो प्रस्तुत कर रहे हों और छंदों का यह परिवर्तन भी कविता के भाव पक्ष को आहत करता है। इस दृष्टि से भी इसे देखना आवश्यक है। अब हम आते हैं उनकी भाषा पर। तो ब्रजभाषा काव्य को केशव ने बहुत बड़ी देन केशव की है। उन्होंने काव्य के शास्त्रीय पक्ष को संपूर्णता से ग्रहण करके व्यापक रूप से लक्षण उदाहरण की परंपरा, जिसका आभास संभवतः कृपाराम आदि में पहले से मिलने लगा था, का साहस पूर्वक स्थापन और निर्वाह किया। तो जो ब्रजभाषा काव्य में जिस प्रकार से उन्होंने शास्त्रीय पक्ष को, काव्य के शास्त्रीय पक्ष को ग्रहण करने के पश्चात लक्षण उदाहरण की परंपरा एक प्रकार से प्रारंभ की है। लक्षण जो काव्य शास्त्रीय लक्षण है उनके उदाहरण स्वरूप उन्होंने काव्य रचना की। तो ये एक अद्भुत देन ब्रजभाषा की कविता को केशव की हम मान सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि जगदीश चंद्र गुप्त, अंत में हम कह सकते हैं जगदीश गुप्त का मत है, रीति काव्य के मान्य विद्वानों द्वारा यह बात बार बार दोहराई गई है कि जिन संस्कृत ग्रंथों का आधार केशव ने लिया था, जो काव्य सिद्धांत उन्होंने अपनाया, उसका अनुकरण परवर्ती रीति कवियों द्वारा नहीं हुआ। अतः केशव के स्थान पर चिंतामणि को रीति परंपरा के प्रवर्तन का श्रेय मिलना चाहिए। ये मत बार बार आता है, लेकिन जो जगदीश गुप्त है उनका मानना है कि चिंतामणि का व्यक्तित्व केशव की अपेक्षा बहुत कम प्रभावशाली था। दूसरी बात है कि अन्य कवियों ने भी उन्हीं ग्रंथों को आधार बनाया जिनको चिंतामणि ने स्वीकार किया। रीति काव्य के प्रति एक विशिष्ट मानसिक वातावरण के निर्माण में केशव का स्थान चिंतामणि की अपेक्षा कहीं अधिक ऊंचा है। काव्य का प्रभाव हम देखें तो केशव का कहीं अधिक है।